हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज August 23rd। चलिए देखते हैं आज क्या था। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो एक डिक्शनरी लेके आती है, डिक्शनरी ऑफ मार्टिर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो उसमें 3 मेंबर पैनल बैठा था। उन्होंने रिव्यू करी एंट्रीज जो 5th वॉल्यूम में आनी थी, और उन्होंने रिव्यू करके रिकमेंड करा है कि जो मालाबार रिबेलियन के लीडर्स थे, मिस्टर हाजी या मिस्टर अली, और ऐसे 387 और मोपला मार्टिर्स जो रहे हैं, उनका नाम रिमूव किया जाए इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल से, कि वो मार्टिर्स रहे हैं। उनका कहना ये है कि 1921 रिबेलियन जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का पार्ट नहीं थी, और ये एक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट थी जिसका फोकस था रिलीजियस कन्वर्जन पे। ठीक है, ये तो हो गया आपके लिए पॉइंट कि क्यों रिमूव करने को उनको कहा गया है। अब आईसीएचआर क्या है ये थोड़ा सा देखिए। आईसीएचआर जो है एक ऑटोनमस बॉडी है। किस मिनिस्ट्री में आती है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पे किया गया था। याद रखिएगा, किसी एक्ट के अंडर नहीं किया गया था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पे किया गया था, तब की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर के बाद। आईसीएचआर क्या करती है? वो फंड्स डिसबर्स करती है ताकि रिसर्च कैरी आउट कर सके। सिर्फ इंडियंस को करती है ऐसा नहीं है, इंडियंस को भी करती है, फॉरेन स्कॉलर्स को भी करती है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है टू हिस्टोरियंस, ताकि वो और डायरेक्शन देती है टू द रिसर्च स्कॉलर्स इन द मल्टीफेरेस टॉपिक्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है, फंड्स भी देती है, डिस्पर्स करती है, और डायरेक्शंस भी देती है। ये याद रखिएगा। मालाबार रिबेलियन क्या है, मपीला रिवोल्ट क्या है, ये आप 6 जनवरी के एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था। आप उसमें जाके सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे बड़ा अच्छा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने, जो चीफ जस्टिस सिलेक्ट करते हैं, उन्होंने एज मैनी एज 9 पर्सन एक सिटिंग के अंदर, अगर कुछ प्रेस रिपोर्ट्स की मानी जाए, तो एक ही मीटिंग में उन्होंने 9 पर्सन सिलेक्ट किए हैं जिनको अपॉइंट किया जाएगा टू द एपेक्स कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंटमेंट के लिए, जो उन्होंने एक साथ 9 नेम्स रिकमेंड करे हैं। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर बार नहीं होता है। एवरी सी जितने भी चीफ जस्टिस आए हैं उन्होंने अपने टेन्योर में जो फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है, मगर कई ऐसे भी हैं जो सक्सीड नहीं हो पाए। अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर के बाद बात करें, जो 2016 के आसपास रहे थे, उन्होंने अपनी एक्सप्रेस भी की थी, बल्कि इनएबिलिटी और हेल्पलेसनेस, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के सामने ही की थी, और वो भावुक भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं फिल अप नहीं कर पाया वैकेंसीज, और जिस वजह से वो बहुत सीरियसली अफेक्ट कर रही है फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल फॉरम ऑफ द कंट्री, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है वो। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इन इस बार इन्होंने 9 जजेस सेलेक्ट किए हैं एक ही सिटिंग में, और एक साथ 9 नेम्स रिकमेंड करना, इट इज़ एडमायरेबली वेल। ठीक है, इसको एडमायर करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया और इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है हिंदुस्तान जैसी कंट्री में 9 नेम्स एक साथ रिकमेंड करना, और कोलेजियम की एक साथ अपने आप को लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम आर्टिकल 142 की बात करें, आर्टिकल 142 सब क्लॉज 1 हमारा कहता है कि कंप्लीट जस्टिस जो है ना, जो आर्टिकल 142 है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? कंप्लीट जस्टिस। कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको डिलीवर करना है कंप्लीट जस्टिस। और जो इंडिया के सिटीजन्स भी हैं, जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे देखते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट अगर करेगा तो कंप्लीट जस्टिस करेगा, कुछ भी बायस्ड ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो इसलिए अगर हम जजेस भी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फंडामेंटल जो कंसिडरेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो हम नाम रिकमेंड कर रहे हैं उसकी एबिलिटी है कंप्लीट जस्टिस करने की या नहीं है। अगर इस रिगार्डिंग बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो कोर्ट ने एक पैरामीटर जो स्पेल किया था कि हम किस बिहाफ पे सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स टू द अपॉइंटमेंट टू द हाईएस्ट जुडिशरी या टू द हायर जुडिशरी, चाहे हाई कोर्ट्स की बात भी हो, तो जो मोस्ट क्रूशियल कंसिडरेशन होता है वो मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स होता है। देखिए, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ यही कंसिडरेशन होता है, मोस्ट क्रूशियल जो होता है वो मेरिट होता है। और मेरिट कैसे देखते हैं? कि वो ये देखते हैं मेरिट में कि एबिलिटी ऑफ द जज टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस। तो हमारा जो मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है जिसको हम देख के जजेस को रिकमेंड करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो है कि उसकी काबिलियत कितनी है कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करने की, जो हमारा आर्टिकल 142(1) कंटेन करता है जिस कॉन्सेप्ट को। उसके बाद कहेंगे कि देखिए, अगर इंडिया की बात कही जाए, बहुत ज़्यादा प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है हमारी इंडिया में। बहुत डिस्टिंक्ट डिफरेंट इंटरेस्ट हैं लोगों के, मल्टीप्लिसिटी है रीजन्स की, रिलीजन्स की, रेस की, कास्ट की, कम्युनिटी की, कल्चर की, इतनी ज़्यादा प्लुरलिटी है
कि हमारे लिए इनेविटेबल हो जाता है कि बहुत मजबूरी है मतलब हमारे लिए मतलब इट इट इज़ इनेविटेबल दैट इज़ मतलब इनेविटेबल मीन्स दैट इज़ बाउंड टू हैपन कि हमें हर आदमी को इक्वल अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ ताकि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और उनकी पार्टिसिपेशन ली जा सके फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ पीपल इंक्लूडिंग जुडिशरी कि हम अलग-अलग तबके के, रिलिजन्स के, अलग रेस के, अलग कास्ट के, अलग कम्युनिटी के पीपल को जुडिशरी में भी लेके आएँ, मेन स्ट्रीम में लेके आएँ ताकि उनकी पार्टिसिपेशन हो सके और वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी उसके लिए एक बात बन सके, एक सीख बन सके। ठीक है? तो असेंस जो होता है ना अगर हम देखा जाए कि क्या फ़ॉलो होता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, देखिए हमने मोस्ट क्रूशियल तो देखा कि मेरिट है। बट और एसेंस क्या है, एक तो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ मेरिट, सीनियॉरिटी, इंटरेस्ट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब उनके इंटरेस्ट को भी देखना होगा जैसे वुमेन है, रिलीजन है, रीजन्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं। तो इन सबको साथ में लेके चलना होता है, हमें जब रिकमेंड करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं जजेस को। अब हम कहेंगे कि कॉलेजियम ने तो अपना काम कर दिया है और बहुत दे हैव डन वेरी प्रिटी वेल। अब बात है गवर्नमेंट के ऊपर, अब टाइम है कि गवर्नमेंट भी उसी पेस से, उसी प्रोसेस से अपॉइंटमेंट जो उन्होंने दी हैं, उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके आएँ अर्लीएस्ट एट द अर्लीएस्ट क्योंकि बिना वैकेंसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग को अफ़ेक्ट हो रहा है। अब इसमें क्या है कि एक तो आपने इंक्लूड करना होगा कॉलेजियम सिस्टम क्या है। जब आपके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तो आपने इंट्रोड्यूस करना है व्हाट इज़ कॉलेजियम सिस्टम। आप जो पॉलिटी की बेसिक में पढ़ेंगे, वही कॉलेजियम सिस्टम आपने बताना है कि कैसे अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, कैसे सिलेक्शन होती है। और अगर आपने थोड़े से फैक्ट्स देने हैं तो हमने वैकेंसीज़ इन कोर्ट्स में 26 मार्च के एनालिसिस में स्टार्टिंग में ये देखा था हमने कि कितनी वैकेंसीज़ चल रही हैं। सिर्फ़ उतना ही एक एग्ज़ाम्पल दे दीजिएगा कि इतनी वैकेंसीज़ हैं, इतना चल रहा है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिखिएगा बस। पेज 8 पे था, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत अपनी चिंता ज़ाहिर की है कि भैया बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं फ़ॉल्स केसेज़ ऑफ रेप रजिस्टर होना। उन्होंने कहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए किया जा रहा है ताकि एक्यूज़्ड को जो फ़ॉल्स केसेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें उन्होंने जनरलाइज़्ड जो रेप केसेज़ हैं उनकी बात नहीं करी है। उन्होंने कहा है जो फ़ॉल्स केसेज़ रजिस्टर हो रहे हैं, वो सिर्फ़ इसलिए हो रहे हैं ताकि एक्यूज़ को डराया जा सके और उसको मजबूर किया जा सके ताकि वो उनकी डिमांड्स पूरी करे, जिन्होंने कंप्लेंट फ़ाइल करी है। कहते हैं कि जो फ़ॉल्स केसेज़ हैं, जो एलिगेशंस हैं, जो ये रेप की या मोलेस्टेशन चार्जेस दाखिल हो रहे हैं, उनको हमें सख्ती से डील करना होगा क्योंकि नॉर्मल नहीं है ये ऑफ़ेंसेस, बहुत सीरियस नेचर के ऑफ़ेंसेस हैं और जो ये लिटिगेशंस जो अनस्क्रुपुलस लिटिगेंट्स फ़ाइल करते हैं, अपनी डिमांड्स को पूरी कराने के लिए और एक्यूज़ जो है वो बेचारा करना पड़ता है उसको क्योंकि उसको डर होता है, अपनी शेम होती है और सोसाइटी का डर रहता है उसको। कहते हैं फॉल्स एलिगेशंस ऑफ रेप जो हैं दे हैव अ पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय द लाइफ पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, करियर बर्बाद हो जाता है एक्यूज़ का। वो अपना एक ऑनर लूज़ कर देता है, अपनी इज़्ज़त लूज़ कर देता है, अपनी फैमिली को फेस नहीं कर पाता है और हमेशा अपनी लाइफ भर के लिए स्टिग्मेटाइज़्ड हो जाता है। जजेस ने कहा है कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व कंप्लीटली नहीं कर पाए तो एटलीस्ट हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अगर हम शुरू कर दें कि हम एक एग्ज़ेम्पलरी कॉस्ट लेंगे लिटिगेंट से अगर वो फ्रिवोलस लिटिगेशंस फाइल करते हैं तो। अब उसमें एग्ज़ेम्पलरी कॉस्ट में क्या आ सकता है? देखिए जो पुलिस का टाइम लगा उसको इसको पड़ताल करने में, जो जजेस का टाइम लगा देखिए बहुत टाइम लगता है जजेस को भी एक केस को सुनने में, डिसीज़न लाने में। तो ऐसे ही कुछ हम उनके ऊपर एग्ज़ेम्पलरी कॉस्ट इम्पोज़ कर सकते हैं ताकि लिटिगेंट्स जो हैं, अगर कभी भी आना हो अगर हम हमें फ़ॉल्स केसेस रजिस्टर करने हो, तो वो 10 बार सोचें कि ऐसा करें या नहीं करें। ठीक है? इसको आप अपना फॉर्डर में लिख सकते हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट है, कभी कुछ ऐसा आए तो आप कहेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा था। इंटरव्यू में आपकी हेल्प कर सकता है ये पॉइंट। उसके बाद एक पेज 10 पे मालाबार एक्सरसाइज़ के बारे में था, थोड़ा-सा देखते हैं। मालाबार एक्सरसाइज़ जो है 1992 में स्टार्ट हुई थी। ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज़ थी जब ये स्टार्ट हुई थी बिटवीन इंडिया एंड यूएस। 2015 में इसको जापान ने जॉइन किया, तब मालाबार हो गई ट्रायलैटरल। 2020 से ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी जॉइन कर लिया मालाबार एक्सरसाइज को, इसको क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसको पहले भी जॉइन किया था 2007 में, सिर्फ 2007 में किया था, उसके बाद उसने फिर छोड़ दिया था। याद रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि कैसे-कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, जापान ने कब जॉइन किया, लास्ट कंट्री कौन-सी जॉइन करने की और आपसे पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में ही जॉइन किया या पहले भी जॉइन किया था? तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में भी जॉइन किया था। ये एनुअली होती है, याद रखिएगा हर साल होती है, अल्टरनेटिवली होती है, पहले इंडियन ओशन फिर पैसिफिक, फिर इंडियन फिर पैसिफिक, ऐसे होती है। एम क्या है इनका? इनका एम है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चले, एक कोऑर्डिनेशन हो,
फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे प्रीलिम्स के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आ सकता। एक पेज 10 पे AK-203 असॉल्ट राइफल्स के बारे में था, याद रखिएगा AK-203 असॉल्ट राइफल्स। और कैमोव के आता है बेसिकली इसके लिए, K-226 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जो है वो रशिया से आएंगे इंडिया में। और दो कंट्रीज ने आपस में साइन किया है इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट, राइफल्स की बात कर रहा हूँ इसमें, जिसमें इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया है, इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। और उसमें क्या है, एक फैक्ट्री सेटअप होगी उत्तर प्रदेश में, और ये मैन्युफैक्चर करेंगी राइफल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, उसके अलावा तालिबान को लेके बहुत कुछ आया है, अफगानिस्तान को इवैक्यूएशन को लेके बहुत कुछ आया है। डेली टू डेली नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बना रहे हैं अपने पार्ट पे जो जो पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है। जब भी एक ऐसा कुछ हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, पूरा प्रॉपर स्टडी बन जाएगी, हम अपने आप आपको ले आएंगे। आपको डेली टू डेली इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या तालिबान की हिस्ट्री थी, क्या उस टाइम हुआ था, कैसे 1993 में 96 में हमने अपनी एम्बेसी से निकाला था लोगों को, अब की क्या सिचुएशन है, अब का क्या वो है। अभी डेली टू डेली नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ होगा। जब सीरिया के टाइम पे भी हुआ था तब भी बहुत कुछ होता रहा था, तो डेली कुछ ना कुछ चल रहा था। तो इसलिए डेली टू डेली नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब कुछ ऐसा कंसोलिडेटेड होगा हम अपने आप आपको बता देंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।